understand what I'm trying to say. Sir, And I if there think is a we can. concept, Yes, sir. We can go ahead as per your fine judgment, sir. अगर किसी को कोई विषय समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे हिंदी में उसके बारे में अधिक पूछ सकते हैं और मैं धीरे धीरे बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं जाना है। मुझे ऐसा कहा गया है कि मैंने 30 से 45 मिनट तक बोलना है। सो आई विल ट्राई टू स्पीक फॉर द नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स। अगर जल्दी क्लास ख़त्म हो जाता है तो कोई विद्यार्थी कभी कंप्लेंट नहीं करता है। तो 30 से कम मिनट में अगर हमको ये विषय समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा। So the title of the talk is How to Live in Harmony with Nature. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मनी क्या है, नेचर क्या है, एंड हाउ टू लिव, व्हाट इज लाइफ, वो भी पता होना चाहिए। तब जाकर के हमें समझेगा हाउ वी लिव इन हार्मनी विद नेचर, इजंट इट? सो हम लोग नेचर से शुरू करते हैं, चलिए, क्योंकि नेचर ये हमको सबको अच्छी तरह से समझ में आता है, या हमको ऐसा लगता है कि हमको समझ में आता है। जो हम देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं हमारे इंद्रियों से, हमारी आंखों से हमें जो दिखता है, हमारे कानों से हमें जो सुनाई देता है, हम नाक से जिसको सूंघ सकते हैं, त्वचा से जिसको स्पर्श कर सकते हैं, और जीवा से जिसके रस का ग्रहण कर सकते हैं, वो प्रकृति है, वो नेचर है, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है ना? So nature, let us define nature as something we can experience through our 5 senses. That is nature. Okay. उसके बाद हार्मनी क्या है? हार्मनी ऐसा है कि हम लोग बचपन में झूले पर बैठते थे। We were all used to sitting on the swing. और बच्चा जो झूले पर बैठा हुआ होता है उसको झूले पर बैठने का बड़ा आनंद आता है। Sitting on the swing and swinging on the swing is a beautiful experience. ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्विंग है और जो बच्चा है, यानी मेरा शरीर और ये झूला, ये दोनों इन सिंक हैं, बराबर है। अगर मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, if I am standing on the ground and if the swing is swinging, then what will happen? Then the swing will hit me every time it goes past me because I am in its way. ठीक है? तो नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये भी साइकिल्स में चलती है, और उस साइकिल पर हम लोग अगर इन सिंक सवार होंगे, झूले के जैसा है ये, उसमें अगर हम इन सिंक होंगे तो फिर उस झूले पर बैठने का आनंद जो होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अगर हम इन सिंक नहीं हैं तो फिर हम धक्के खाएंगे। तो हम सबकी कहानी ऐसी होती है, क्योंकि हमने ये प्रकृति का जो एक साइकिल है, इसका जो एक लय है, इसकी जो लय है, उसको हमने समझा ही नहीं, और हम अपनी लय पर चलते हैं। हमने हमारे मन में एक लय का एक विचार किया है या उसकी एक कल्पना की है, और उस लय में हम चलते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो उसके नियम से, उसके लय पर चलती है। प्रकृति के लय को या प्रकृति के नियमों को हम बदल नहीं सकते। हमें ये समझना होता है कि हम इस प्रकृति का एक अंश हैं, और ये प्रकृति भी हमारा अंश है। ऐसा नहीं है कि हम प्रकृति से अलग हैं। पिछले साल नीरी ने मुझे बुलाया था अप्रैल में उनके फाउंडेशन डे के अवसर पर, और मुझसे कहा गया कि आप 5 मिनट में
अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने अपना समय लेकर के उनको जो कहना था वो कहा। मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया है कि मुझे जितना समय दिया गया है उतने समय मैं ये समझना होता है कि हम इस प्रकृति का एक नई कला है। ये मैंने मेरे नानाजी से सीखी। मेरे नानाजी 9 इंच बाय 12 इंच फ्रेम में देखें या 2 इंच बाय 3 इंच के फ्रेम में देखें, चित्र तो पूरा का पूरा दोनों फ्रेम में उतना ही देखना चाहिए। मेरा विचार मैंने अगर आधे घंटे में व्यक्त किया या 5 मिनट में व्यक्त किया, पूरा का पूरा चित्र अगर मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ, आपके सामने प्रकट करता हूँ, तो आपको पूरा का पूरा चित्र समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए और उसका आनंद भी आना चाहिए। तो देखिए, मैं आधे घंटे से कम में मेरा विषय जो है ये पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने प्रकृति को ऐसा समझा कि जो हमारे इंद्रियों से हमें गोचर होती है उसको मैंने प्रकृति कहा, ठीक है। और संतुलन जो है, हार्मनी जो है, उसको मैंने ये समझा कि जैसे मैं अगर किसी झूले पर बैठता हूँ तो उस पर अच्छी तरह से बैठा हूँ, स्थित हूँ, तो झूला जैसे झूलता है उसके साथ मैं इन सिंक अगर रहूँगा तो मुझे झूले पर झूलने का बड़ा आनंद आएगा। तो दिस इज लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। अभी हम समझेंगे कि ये नेचर है क्या, नेचर कैसे तैयार होता है। तो अगर हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में अगर जाएंगे हमारे स्कूल में, तो हमसे कहा गया था कि मटेरियल जो है, मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अणु और परमाणु या अणु और रेणु, उनसे ये तैयार होती है सृष्टि, बराबर है। और ये कैसे तैयार होते हैं? दे गेट क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है? द एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इनकी रचना कैसे होती है कि एक न्यूक्लियस होता है बीच में जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they are orbiting this nucleus in their respective orbits. So depending upon the number of electrons, they will revolve in certain orbits. So in the first orbit there can be only 2 electrons. In the next orbit there can be no more than 8 electrons. इस तरह से वो होता है। अच्छा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो दोनों समान होते हैं और होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो दैट मटेरियल और दैट एटम विल बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। उसको हम एटम नहीं कहते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। ये सारा 5वीं 6वीं 7वीं का जो केमिस्ट्री का कोर्स है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। होपफुली ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट केमिस्ट्री। अगर नहीं भी पता होगी तो ये समझ लो कि एवरीथिंग इन नेचर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, जिस संख्या में या जिस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ आते हैं, एकत्रित होते हैं, उस पर यह निर्भर करता है कि ये वस्तु क्या होगी, इसको हम क्या कहेंगे और उसके गुणधर्म क्या होंगे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन है ही नहीं, ये दो अगर एक साथ आ गए या आ जाते हैं तो उस वस्तु को हम हाइड्रोजन कहते हैं।
Hydrogen has one electron and one proton. It has no neutrons. Right? इसके आगे जब जाते हैं हम, then the nucleus becomes heavier and heavier depending upon the element, and we call that element something different because it is different from another element. अगर एक आया तो हम उसको हाइड्रोजन कहते हैं, अगर 8 आ गए तो हम उसको ऑक्सीजन कहते हैं. ठीक है. ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम पानी कहते हैं, H2O, वाटर. तो एक बार क्या हुआ कि अभी मेरे साथ यहाँ पे सरस्वती विद्यालय के कोई मेरे मित्र होंगे नागपुर के, ब्रिजेश भाई हैं, हमारे हमसे सीनियर हैं, और वो उच्च कोटि के वक्ता हैं और वो गायक भी हैं. तो उनके सामने बोलते हुए मुझे डर लगता है. किसी भी सीनियर के सामने बोलते हुए जूनियर जो है ना वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है. तो हमारे सरस्वती विद्यालय की कहानी या किसी भी स्कूल की कहानी सुनो. टीचर ने पूछा, एक लड़का था पीछे बेंच पे बैठने वाला, तुम ठीक से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सो रहे हो. ऐसा टीचर ने पूछा. तो बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं टीचर, मैं तो सुन रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन रहा हूँ. पूछिए आपको क्या पूछना है. तो फिर टीचर ने कहा, पूछा उससे कि पानी का फॉर्मूला बताओ. पानी का फॉर्मूला ठीक है बताता हूँ. HIJKLMNO. ये कैसा क्या है? ये तो मुझे समझ नहीं आया. ऐसा नहीं नहीं टीचर, आप ही ने तो बताया था. मैंने क्या बताया था? आपने बताया था ना H2O, तो HIJKLMNO ऐसा आ गया. तो ऐसा होता है, हमारी जो शिक्षा होती है वो इस प्रकार से होती है. हमको जो समझना चाहिए वो हम समझते नहीं हैं, और जो नहीं समझना चाहिए वो समझते हैं. हमको अगर वस्तुओं का अच्छी तरह से, ठीक तरह से अगर ज्ञान हो जाएगा तो फिर इस प्रकार का संभ्रम हमारे मन में नहीं रहेगा. तो ये जो प्रकृति है ये बनी हुई है केवल 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. और जिस तरह से ये 3 एक साथ आते हैं, एकत्रित होते हैं, उस पर ये निर्भर करता है कि हम उसको कहेंगे क्या. तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर साथ आ जाते हैं तो पानी बनता है, H2O. H, then the number 2 and O. Okay, HIJKLMNO नहीं. So हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हाइड्रोजन की क्वालिटीज जो हैं, हाइड्रोजन के जो गुणधर्म हैं वो सारे अलग हैं. ऑक्सीजन के जो गुणधर्म हैं वो सारे अलग हैं. और पानी जो है, इन दोनों के संयोग से जो वस्तु बनती है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आप जोड़ लोगे तो सबका जोड़ बराबर आ जाएगा, गणित बराबर आ जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री अलग हो जाएगी. ये गणित और केमिस्ट्री अलग अलग वस्तुएं हैं. ये सब हमें उपयोग में लानी है वस्तु को ठीक से समझने के लिए. ठीक है. जब हमें ये समझ में आ जाती है, उसके बाद में उस वस्तु के साथ करना क्या है वो हमको समझ में आता है. तो हमने समझ लिया कि प्रकृति केवल 3 कणों से बनी हुई है. अब देखो कि उसी प्रकृति से जब ये सारे कण मिट्टी में होते हैं तो उसको हम कहते हैं मिट्टी. ठीक है. उसको कहते हैं पृथ्वी. उन्हीं कणों को जब एक पौधा जादू से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से रूपांतरित करता है उसी वस्तु को, तो उसी वस्तु को, रूपांतरित वस्तु को हम कहते हैं अन्न. ठीक है. सो द सेम मटेरियल which I used to earlier call the soil, through the process of photosynthesis got transformed into what I am now calling as food. ठीक है. और ये फूड नाम की जो वस्तु है उसको जब मैं ग्रहण करता हूँ तो ये शरीर तैयार होता है. ठीक है. यानी क्या हुआ कि जिस वस्तु को मैंने पहले मिट्टी कहा, पृथ्वी कहा, उसी वस्तु को
रूपांतर होने के बाद में मैंने अन्न कहा, और उसी वस्तु का जब रूपांतर हुआ तो उसी वस्तु को मैंने ये शरीर कहा। ठीक है, इसका इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो शरीर है, मेरा शरीर और आपका शरीर, या किसी वृक्ष का शरीर या किसी प्राणी का शरीर, सबके शरीर जो है ना, ये शरीर पृथ्वी से तैयार हुए हैं। पृथ्वी इन सब का मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को हमारी माँ कहते हैं। हम इसको कहते हैं भूमाता, अंग्रेजी में कहते हैं मदर अर्थ। ठीक है, सो वी आर ऑल बॉर्न आउट ऑफ मदर अर्थ। तो जब कभी हम प्रकृति में होते हैं, जैसे ये हमारे डॉक्टर अभीक हैं, ये तो हमेशा प्रकृति के गोद में ही रहते हैं। तो प्रकृति अगर, पृथ्वी अगर हमारी माँ है, तो उसके गोद में हम जब बैठेंगे तो हमको कितने आनंद का अनुभव होगा। ये ऐसा आनंद हमारे शरीर को अनुभव होता है। इसलिए हम जब प्रकृति के समीप होते हैं, प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, तो हमें एक आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। That is why we love being in nature. Okay? If we are in sync with nature. If we are not in sync with nature, then हमको वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने मन में कल्पना कर ली है कि हम कुछ और हैं। हमको ये समझ में ही नहीं आया कि हम इस पृथ्वी से तैयार हुए हैं और ये पृथ्वी हमारी माँ है। ठीक है ना? ये अगर हमें समझ में आता है तो फिर हमें समझ में आता है कि हम प्रकृति से किस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी से या प्रकृति से हम भिन्न नहीं, हम प्रकृति के, पृथ्वी के अभिन्न अंश हैं। ठीक है, और ये जो भिन्नता हमें दिखती है, ये क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो भिन्नता पर है। हमारा फोकस अगर चेंज हो जाएगा और वो अभिन्नता के ऊपर फोकस होगा, तो हमें प्रकृति में, पृथ्वी में, नेचर में, हर जगह पर एक ही वस्तु दिखेगी। अब देखो, हम जब आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आंखों का डॉक्टर हमसे कहता है कि भैया ये देखो, इसमें क्या लिखा है देखो। तो उसमें लिखा होता है द लेटर ई। ठीक है, उस लेटर ई को वो डॉक्टर दिखाता है, बोलता है इसमें देखो क्या लिखा है। क्या देख रहे हैं? पढ़ो। नहीं पढ़ सकते। फिर वो उसको बड़ा करता है, उसका साइज बड़ा करता है, बोलता है देखो पढ़ो क्या है। पढ़ सकते हो? नहीं। फिर उसको चश्मा लगाता है, कुछ लेंस वगैरह लगा के दिखाता है, और वो पूछता है कि देखो क्या है। पढ़ सकते हो? नहीं। अरे मैं इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तुम। डॉक्टर साहब मेरे को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। अरे ऐसा बोलो तो फिर तो ये अंग्रेजी की क्लास थोड़ी हो रही है। अंग्रेजी की क्लास नहीं हो रही है, ये हो रही है वेदर हमारी विजन, हमारी दृष्टि ठीक है कि नहीं, इसकी क्लास हो रही है। और ये वो डॉक्टर देखना चाह रहे हैं। डॉक्टर जो होता है ना, वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे आंखों की दृष्टि अगर ठीक तरह से फोकस नहीं कर सकती है तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि दे नहीं सकता है। ठीक है ना? हमने अगर हमारी फोकल लेंथ ठीक करी और हमको सृष्टि का, पृथ्वी का, निसर्ग का, नेचर का, प्रकृति का अगर ठीक तरह से दर्शन हुआ, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम इस प्रकृति से भिन्न नहीं है। हम इस प्रकृति का ही एक अंश हैं और ये प्रकृति हमारा अंश है। हमने ये अभी समझ लिया, या हमको ये समझ में आया कि हमारा जो शरीर है ये प्रकृति से, ये पृथ्वी से तैयार हुआ है। तो ये पृथ्वी हमारी सबकी कॉमन मदर है, सबकी माँ है। तो अगर ये पृथ्वी हमारी सबकी माँ है, तो हमारे पिता कौन है? सोचिए इसके बारे में। हमारे पिता जो हैं वो है जीवन। जीवन यानी लाइफ। दिस लाइफ इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस। ठीक है ना? अनलेस देयर इज लाइफ, दिस पीस ऑफ क्ले और दिस पीस ऑफ सॉइल कैन नॉट स्पीक टू यू। ठीक है ना?
जो मिट्टी थी जिसको मैंने मेरा शरीर कहा, वो शरीर या वो मिट्टी का पुतला आपके साथ अगर बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहा है? वो बोल इसीलिए रहा है क्योंकि इसमें जीवन प्रकट हो रहा है. लाइफ इज मैनिफेस्टिंग थ्रू दिस, राइट? तो अनलेस लाइफ मैनिफेस्ट्स थ्रू दिस, this piece of clay or the piece of soil will not be able to communicate with you. तो ये जीवन सबका सामान्य और एक ही है. My life is not different from your life. Okay? The life force, प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति सब में सामान्य है, सब में एक है. इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी हमारी सबकी एक माँ है और जीवन हम सबका एक सामान्य पिता है. इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम सब जीव, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा सारे के सारे जीव, ये सारे के सारे जीव एक दूसरे के बांधव हैं. ठीक है? इसलिए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मराठी में, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे. यानी सारे के सारे जो जीव हैं, भूत मात्र, ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑल लाइफ फॉर्म्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अमीबा, E. coli, single celled organisms, all the way to human beings. All these life forms are connected with each other. They are all related to each other. They are all related to each other through a common mother, the earth, and a common father, life. When they all live in harmony, then मैत्र होता है. ज्ञानेश्वर महाराज जो कह रहे हैं कि भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से, which means all life forms may live in harmony with one another. ऐसा विचार, ऐसी भावना या ये सत्य मेरे हृदय में कैसे प्रकट होता है? तभी प्रकट होता है जब मैं मनुष्य स्वरूप में मेरा जीवन जीना प्रारंभ करता हूँ. जब तक ये मुझे समझ में नहीं आता है ना, जब तक मैंने भिन्नता को सत्य माना है, तब तक मैं क्या करूँगा? मैं किसी भी अन्य प्राणी की तरह रहूँगा, मनुष्य की तरह नहीं रहूँगा. तो सारे प्राणियों में, मनुष्य प्राणी में भी सामान्य क्या है? 4 प्रकार की उर्मियाँ, 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ, 4 टाइप्स ऑफ प्रवृत्ति, उर्मी होती है. द फर्स्ट प्रवृत्ति इज आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट, आहार. दूसरी प्रवृत्ति है अभी खा के मैं बहुत थक गया, सुस्ती आ रही है, सो जाओ, निद्रा. तीसरी प्रवृत्ति है मैं अपने आप को बचाओ, ये मुझे मारने आ रहा है, इससे मुझे बचाओ, भय, सेल्फ प्रेजर्वेशन, इंस्टिंक्ट. और चौथी जो प्रवृत्ति है, चौथी जो इंस्टिंक्ट है, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसको कहते हैं मैथुन. आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये संस्कृत शब्द हो गए. फूड, रेस्ट, सेल्फ प्रेजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन. These are the 4 fundamental instincts of every single life form, including the coronavirus, by the way. It also loves to multiply. Any and every life form will exhibit these 4 tendencies. Even the E. coli or amoeba or any pathogen will always be looking for its appropriate food. अगर हमारे शरीर में किसी जीवाणु के लिए उपयुक्त अन्न अगर है, तभी वो जीवाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर सकता है. अगर मेरे शरीर में उस जीवाणु के लिए उपयुक्त परिस्थिति उपलब्ध नहीं है, तो वो जीवाणु मेरे शरीर में आएगा ही नहीं. Unless there is a condition in my body appropriate for the appearance and propagation and multiplication of a certain organism, that organism will not appear in my body at all. आपको ये पता है कि हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं, our cells, human cells are
probably only 1/10 of the total number of cells. हमारे शरीर में हमारी जो कोशिकाएं हैं, the number of human cells in a human body are anywhere between 10 trillion and 40 trillion, whereas the number of other cells, bacteria, viruses, these kinds of cells are anywhere between 40 trillion and 100 trillion. तो अगर नॉन ह्यूमन सेल्स हमारे शरीर में हमसे अधिक हैं तो क्या होगा? आजकल हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, 1 पर्सन 1 वोट. अगर वो आदमी पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, उसका भी 1 वोट, और अगर पूरी तरह से अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, उसका भी 1 वोट. 1 पर्सन 1 वोट. उस तरह से अगर हम लोग हमारे शरीर में 1 सेल 1 वोट इस तरह का इलेक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो सरकार होगी वो अल्पमत की सरकार होगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट. तो ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है वो कभी भी गिर सकती है और गिर जाती है ना. लेकिन अगर मेरी सरकार बहुमत की सरकार है तो वो नहीं गिरेगी. तो ये मेरा जो शरीर है उसमें मेरा बहुमत कैसे आएगा? सोचो. तो हर जीव जो होता है ना, अपने लिए उपयुक्त अन्न हमेशा ढूंढते रहता है. तो मेरे शरीर में अगर ऐसा अन्न है कि जो मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको पचा नहीं सकता हूँ, और मैं उसको एसिमिलेट नहीं कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर जो जीवाणु होंगे वो पनपेंगे उसमें. दे विल प्रोपोगेट, दे विल ग्रो, isn't it? So if I maintain less food in my body on which other organisms can grow, and whatever food I consume, I completely digest and assimilate it in my body, then ये जो शरीर है ना, ये मेरी बहुमत की सरकार होगी, अदरवाइज नहीं होगी. और जब मैं बहुमत में रहूंगा तब मैं इसको बराबर चलाऊंगा, जिस तरह से चलानी चाहिए उस तरह से चलाऊंगा, नहीं तो मैं गिरते रहूंगा हमेशा. सो लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, इसका अर्थ ये है कि आई शुड पुट ओनली दोज मेनी थिंग्स इन दिस बॉडी, और आई शुड गैदर ओनली दोज मेनी थिंग्स अराउंड एज आर नेसेसरी. अगर हम नेचर में देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, तो आप ऑब्जर्व करो, क्या दिखेगा आपको? No animal, no organism will consume anything more than necessary. आप शेर का उदाहरण ले लो. शेर क्या करता है? उसको जब भूख लगती है ना, तब वो हिरण के पीछे दौड़ता है या किसी भी प्राणी के पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ता है, मारता है और खा लेता है. और जब उसका पेट भर जाता है तो फिर वो आराम से सुस्त होता है, लेट जाता है, आहार के बाद निद्रा. तब उसके सामने लोमड़ी आती है, गिद्ध आता है, और भी कोई प्राणी आते हैं, और जो बचा खुचा मांस होता है वो खाते. लेकिन शेर जो है ना, मराठी में उसके लिए कहते हैं कि त्याच्या नाकावरची माशी पण हलत नाही. यानी ही विल जस्ट स्टे, lie down, be in almost शवासन, and he will not bother उसके सामने कौन आ रहा है. उसके सामने अगर और एक हिरण भी आ जाता है ना, तो भी वो उठेगा नहीं, खाएगा नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ. सो इन नेचर नो ऑर्गेनिज्म, नंबर 1, विल कंज्यूम मोर देन नेसेसरी, ईट मोर देन नेसेसरी, एंड ईट अनलेस हंग्री. अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो वो शिकार नहीं करेगा. हमारे जैसा नहीं कि पेट भरा हुआ है फिर भी शिकार करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं. सो नो एनिमल विल कंज्यूम मोर देन नेसेसरी, नो एनिमल विल गैदर थिंग्स मोर देन नेसेसरी. किसी को देखा है कि अभी ये 2 कुत्ते अगर झगड़ा कर रहे हैं ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड और ए पीस ऑफ मीट, तो जो ताकतवर कुत्ता होता है ना, द डॉग हु इज मोर पावरफुल, ही विल चेस अवे द डॉग हु इज लेस पावरफुल एंड ही विल ईट द मीट. पर उसका अगर पेट भर जाता है ना, तो उसके बाद में जो बचा हुआ मीट का पीस होता है ना, वो अपने घर नहीं लेके जाता है, वो कैरी बैग में. So no animal
will consume more than necessary and no animal will collect more than necessary. इसको अंग्रेजी में ग्लटनी और होर्डिंग कहते हैं. So there is no gluttony in the animal world and there is no hoarding in the animal world. ठीक है. तीसरा क्या होता है कि कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी को बिना वजह, बिना कारण किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता. सो देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन और रेप. बलात्कार नहीं होता. बलात्कार का अर्थ यह है कि मैंने किसी अन्य प्राणी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का वर्तन करने के लिए विवश किया, उसको कहते हैं बलात्कार. बलात्कार का अर्थ केवल रेप द वे वी अंडरस्टैंड इट ऐसा नहीं होता. बलात्कार इज एनी एक्टिविटी और एनी इंसिस्टेंस that someone else should do something against their wishes, उसको कहेंगे बलात्कार. तो ये प्राणी जगत में होता ही नहीं. जब तक ये तीन चीजें मनुष्य प्राणी कर रहा है तब तक मनुष्य को प्राणी कहलवाने का भी अधिकार नहीं. वी आर नॉट इवन एन एनिमल until we are doing these three things. सोचो इसके बारे में सूक्ष्मता से. Until we are consuming more than necessary, until we are collecting things more than necessary, and until we are engaging in rape, we are not even animals. We are living worse than animals. कुठल्या तोंडाने मी सांगणार आहे की मी प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे? किस मुंह से मैं बोलूंगा कि मैं प्राणियों से श्रेष्ठ हूं? With what arrogance can I say that I am better than animals? I am behaving worse than animals. तो ये तीन चीजें जब तक मैं करना छोड़ नहीं देता हूं, नहीं सॉरी, ये तीन चीजें जब तक मेरे मन से पूरी तरह से निकल नहीं जाती, जब तक ये मेरे मन में भी नहीं आती, तब तक मैं प्राणी भी नहीं बनता. उसके बाद में मैं सोचूंगा मनुष्य यानी क्या है. ठीक है ना. सो अंटिल वी कंप्लीटली गेट रिड ऑफ एनी डिजायर फॉर ग्लटनी, होर्डिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आवर माइंड्स, we haven't even become proper animals yet. All right. So get rid of these three things from our mind. When we become proper animals, then we shall see what it means to be a proper human being. जैसा मैंने पहले समझाया था कि हम सारे जीव, मनुष्य जीव नहीं, सारे जीव एक ही माँ की कोख से आए हैं और हम सब का पिता एक है. ये जब तक मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बैठ नहीं जाता तब तक मैं मनुष्य नहीं बनता. Once we understand what being human means, then we will understand nature as our mother. Then what will we do? When we are hungry, we will go to the mother. We will suck milk from her bosom, only to the extent we are hungry. अभी हमारी परिस्थिति कैसी है पता है? हमने हमारी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है और हम उसके स्तनों को काट करके उसका खून चूस रहे हैं. That is where we are right now. फिर माँ क्या करेगी? माँ उसको लताड़ देगी, ऐसे बच्चे को उसको ठिकाने लगाएगी. अभी जो हमारी परिस्थिति चल रही है ये ऐसा ही दृश्य है. पिछले 150 वर्षों में हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया. हमने प्रकृति को काट के खाया. We have been exploiting nature. We have been sucking the blood out of it, out of our own mother nature. That is why nature decided to administer a really powerful medicine, जिसको हमने शत्रु माना, लेकिन वो प्रकृति का मित्र है. वो प्रकृति के लिए औषधि है. उस औषधि का नाम है कोरोना वायरस. बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस, उसने ये जो बच्चा था उसका जो खून चूस रहा था
उसको बिठा दिया अपनी जगह पे। पिछले 3-4 महीनों में हम लोग बैठे अपने घर पे, इसलिए क्या हुआ, प्रकृति का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा बदल गया। If you ask the Central Pollution Control Board, they will tell you that the air quality has improved, water quality has improved, isn't it? हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर अभीक, ये अभी घूमते रहते हैं हर जगह पे और इनके फोटोज इनके स्टेटस में पोस्ट होते हैं। इतना सुंदर दिखता है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं हो रहा। क्योंकि हमने क्या किया है पिछले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, अनावश्यक जो उद्योग हैं हमारे वो बंद कर दिए। इससे क्या हुआ कि उससे जो प्रदूषण होता है वो बंद हुआ और प्रकृति का जो सुंदर, प्रकृति का जो एक बहुत बढ़िया स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वो हमारे सामने प्रकट हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति जो है ये मूलतः शुद्ध है, पवित्र ही। उसको अपवित्र, अशुद्ध हम कर रहे हैं हमारी ग्रीड के कारण, हमारे लोभ के कारण। तो ये पृथ्वी का जो रोग है ये है मनुष्य का लोभ। पृथ्वी पर और कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति है, वो बढ़िया चल रही। उसमें जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है, ये मैं अपने लोभ के कारण तैयार करता हूँ। इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो प्रकृति जो है वो पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगी, शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाएगी, अपने पवित्र स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह या संचय नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्राणी के ऊपर, किसी भी जीव के ऊपर किसी भी प्रकार से बलात्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा जब मैं रहने लगूंगा तब मैं प्रकृति के साथ संतुलन में रहूंगा, बैलेंस में रहूंगा, इन सिंक रहूंगा। I will start living in harmony with nature. Thank you. अब अगर किसी को प्रश्न होंगे तो पूछिए। Sir, that was a very, very insightful and very profound and deep talk, to be honest. And मैं आपसे सुनते सुनते एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। एंड आपने जिस तरह केमिस्ट्री से शुरू करके थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स से शुरुआत करके आपने जैसे हम लोग क्या है और किस चीज़ से बने हैं आपने इंटीग्रेट किया, दैट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल सर। एंड उसके बाद में आपने टॉक को आगे बढ़ाते हुए हाउ वी आर लिविंग एट प्रेजेंट एंड हाउ वी वर सपोज टू लिव, इसके बारे में आपने बताया सर। और फाइनली व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट लिव इन हार्मनी विद नेचर, ये समझाया। सर मैं आपसे जानना चाहता था कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम चीज़ें अन्न ग्रहण करते हैं, जो हमारे खुद को सस्टेन करने के लिए, तो उसके नियम क्या है? एंड हाउ शुड वी ईट एंड हाउ शुड वी नॉट ईट? व्हाट वाज द राइट टाइप ऑफ ईटिंग? व्हाट हैव वी बिकम नाउ? और इसको कैसे करेक्ट किया जाए सर? Thank you, Dr. Abik, for this wonderful question. Thank you for the appreciation. देखिए, अन्न की आवश्यकता क्यों है? गीता में एक श्लोक आता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है कि अन्न से भूत यानी जीव तैयार होता है। और अन्न कैसे तैयार होता है? पर्जन्य से यानी वर्षा से। वर्षा कैसे तैयार होती है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है?
कर्म से। यानी क्या है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं वो अगर यज्ञ रूप है तो उस यज्ञ रूप कर्म से जो हमें प्रसाद मिलेगा उसको कहेंगे वर्षा, और उस वर्षा से अन्न तैयार होगा, और उस अन्न को हम जब ग्रहण करेंगे तब हमारे शरीर का पालन पोषण होगा। यह है अर्थ। ठीक है, तो हमारे लिए उपयुक्त अन्न क्या है यह हमें समझना होगा। अगर हम देखेंगे प्रकृति में, इफ यू लुक एट नेचर, एवरी ऑर्गेनिज्म नोज what food is appropriate for it. समझे ना? So every organism will only eat what is appropriate for them, for that particular organism. यानी गाय जो है वो किसी खरगोश को मार करके नहीं खाएगी, और शेर जो है वो घास नहीं खाएगा। उसका पेट अगर खराब नहीं है तो उसको कॉन्स्टिपेशन है तो वो घास खा लेगा, उसका कॉन्स्टिपेशन वो सुधार लेगा। So every organism knows what food is appropriate in health and in sickness. मनुष्य प्राणी जो है ना, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओ या किसी बुक स्टोर में जाओ तो सबसे बड़ा सेक्शन जो होगा वो डाइट का सेक्शन होगा। इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद में भी हमको समझ में नहीं आया है कि हमने क्या खाना चाहिए। हमने क्या खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, जो हमें खाने के लिए अच्छा लगता है वो हमारे लिए उपयुक्त होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है। हम क्यों खाते हैं आजकल? कल इसी समय पर मेरी डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित के साथ चर्चा हुई। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित महाराष्ट्र में डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के वो डायबिटीज रिवर्सल और वेट लॉस प्रोग्राम के मैस्कॉट हैं या अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, आप जो भी कह लो। फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने जो काम किया है पिछले 10-12 सालों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ही हैज डन ए ग्रेट जॉब एंड ही इज डूइंग इट। तो उन्होंने सबको ये सिखाया, सब लोगों को समझाया कि दिन में 2 से अधिक बार खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा इवेंचुअली। तो 2 से अधिक बार नहीं खाना चाहिए, नंबर 1 रूल इन लाइफ। उसके आगे का जो सटल रूल है, ये 2 बार जब खाना खा रहे हो ना तब अपने आप से पूछो मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, अगर मुझे दिन में केवल 1 बार भूख लगती है तो केवल डॉक्टर दीक्षित कह रहे हैं इसलिए मैंने दिन में 2 बार खाने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर दीक्षित ने कल स्वयं कहा था कि ये मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत बेसिक है। इसके आगे का जो इवोल्यूशन है उसमें 2 मील्स ए डे से इवॉल्व होकर के 1 मील ए डे, 1 मील इन 2 days, 1 मील इन 3 days, 1 मील इन 1 week, 1 मील इन ए लाइफ टाइम, नो मील इन ए लाइफ टाइम। एक प्रहलाद जानी करके हमारे बंधु थे गुजरात में, पिछले महीने उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनकी आयु थी 90 वर्ष की, 90। ही वॉज 90 years old. For the last 70 years he had not eaten anything at all. केवल ऐसी गहरी सांस लेकर के सूर्य की ओर देख करके उनके शरीर का पोषण हो जाता था। इस तरह के लोग भी हैं इस दुनिया में। ऐसा है कि मुझे जब भूख लगती है तब मैंने खाना खाना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि जो प्रकृति मेरे लिए तैयार करती है किसी भी सीजन में उसको खाना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया किए बिना खाना चाहिए। अगर मैं उसको पचा सकता हूँ तो ठीक है, और जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाते खाते मुझे एक डकार आता है, बर्प, उसकी ओर ध्यान देना। जिस समय वो डकार आती है उस समय मैंने खाना खाना बंद करना। हम लोगों को खाना खाने का हमारा नियम क्या है? सी फूड ईट फूड। मेरे सामने अन्न मुझे दिखाई दे रहा है
इसलिए मैं खाता हूँ। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए ये अन्न अच्छा है, मेरे लिए इस अन्न की आवश्यकता है, इन प्रश्नों का उत्तर मैं देता ही नहीं। ये प्रश्न मेरे मन में आते ही नहीं। मेरे सामने अन्न रखा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ। दैट इज वाई वी ईट। दैट इज नॉट द रीजन टू ईट। दैट इज नॉट एट ऑल द रीजन टू ईट। द ओनली सफिशिएंट and necessary condition for us to eat is I'm hungry. जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस नियम का पालन हम 1 सप्ताह तक करें कम से कम। और फिर इसके बाद के जो प्रकृति के नियम है ना, वो हमारे मन में अपने आप प्रकट होने लगेंगे। मैंने जो आपको अभी तक बताया, मैंने जो भाषण किया, उसमें मैंने जो कुछ भी कहा आपसे, इस सत्य का अनुभव मैंने किया है। इसलिए मैंने जो कहा, मेरे शब्दों ने आपके हृदय को छू लिया। मेरे शब्दों में अर्थ था, क्योंकि उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए तो हमारे लिए उपयुक्त अन्न क्या है? जो प्रकृति हमारे लिए बनाती है, वो उस पर मैं अगर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया किए बगैर खा सकता हूँ तो मुझे खाना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा? देखो, सीजनल फ्रूट जो प्रकृति प्रचुर मात्रा में बना रही है, तैयार कर रही है, वो अन्न मेरे लिए सबसे अधिक उपयुक्त। उसको मैंने भरपेट खाना चाहिए। आम के सीजन में केवल आम खा करके भी आदमी रह सकता है आराम से, ठीक है। तो आपके जैसे जो लोग हैं ना डॉक्टर अभी, जो प्रकृति में रहना पसंद करते हैं, जी सर, लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। मैं जहाँ हूँ, जहाँ वहां पर जो वस्तु अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है, उसको मैंने ग्रहण करना चाहिए सर। उसका। और एक चीज बताता हूँ, फनी थिंग। हाँ सर। हाउ इट इज गुड फॉर अवर वॉलेट। हम बाजार में जाएंगे तो बाजार में जो चीज सबसे सस्ती होती है ना, उसको खरीदना चाहिए। क्योंकि सस्ती क्यों होती है? बिकॉज इट इज प्लेंटीफुल। अगर भिंडी का प्रोडक्शन बहुत हो गया तो भिंडी सस्ती हो जाएगी। अरे क्यों? क्योंकि वो सीजन में है। मैंगो विल बिकम चीप इन द सीजन, तो तभी खाना चाहिए। तो जो सबसे सस्ता होता है ना, उसको लेके आओ और उसको भरपेट खाओ। भरपेट मतलब वही भूख लगेगी तब खाना चालू करो और डकार आएगी तो रुक जाओ। ये नियम है। सो स्टॉप एट द फर्स्ट बग। आई थिंक ये हम लोग सभी लोग टेक होम मैसेज आपकी टॉक से जरूर लेंगे सर। विक्रम सर, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग हमारे आपके शो में एज ए लिसनर है डॉक्टर तेजिंदर सिंह रावल। Dr. Rawal sir is a chartered accountant. He's a polymath and he's a traveler and he's a very evolved person himself. सर भी कुछ थॉट्स अपना रखना चाहते हैं और आपसे अवश्य, मैं सुनना चाहूँगा। जारी रहेगी सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर विक्रम, और थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बहुत गौर से सुन रहा था डॉक्टर विक्रम को और मैं बहुत मुतासिर हुआ उनके इस वक्तव्य से। और बहुत जो ज़रूरी बातें होती, मैंने कुछ दिन पहले इसी फोरम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की थी। तो एज अ फाइनेंस मैन मैं लोगों को उसी बात पर लेकर आया था कि आपको एसेंशियलिज्म पे जाना है, मिनिमलिज्म पे जाना है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर यदि आप खर्च कर रहे हैं तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने पॉकेट का नुकसान कर रहे हैं, इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो आपने दूसरे तरफ से घूमते हुए वही बात, यू स्टार्टेड विद वंडरफुली विद केमिस्ट्री एंड आपने उसके बाद में हमारे मूलभूत तत्वों का उदाहरण दिया और लेते लेते आपने यहाँ तक पहुंचाया। मुझे अच्छा लग रहा था कि अलग अलग रास्ते से हम एक ही लक्ष्य पर पहुंच रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और ये बात जो आपने कही ना कि जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे पॉकेट के लिए फ्रेंडली है, मैं हमेशा ये बात हमेशा हर किसी से कहते आया हूँ। और आपने जो कहा कि जो अबंडेंस में है वो अच्छा है, जो लोकल है, जो बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फल हमारे, आप भी नागपुर के हैं मैं समझ रहा हूँ, तो जैसे सिंघाड़ा होता है या शहतूत होता है या वो छोटे छोटे फल होते हैं हमारे, वो चीज गलाई होती है, ये मुझे वो बहुत पसंद है एंड आई एम मिसिंग इट। मैंने कई सालों में इसको नहीं खाया, मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, और इतने बाउंटीफुल और इतने वंडरफुली न्यूट्रिशनली पैक्ड फ्रूट्स हैं ये।
लेकिन इसका क्योंकि हाइपर लोकल है और इसको ट्रांसपोर्टेशन कर मार्केटेबिलिटी नहीं, इसको बाहर तक बाजार तक नहीं पहुंचाया जा सकता जहां पे कमर्शियली इसका एक्सप्लॉयटेशन हो सके, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं। हम इसकी कीमत नहीं जानते। हमें अच्छा लगता है कि हम किनवा लेकर आए या फिर हम ऑलिव्स लेकर आए, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम ऑलिव्स खा रहे हैं। हम नहीं जानते कि ऑलिव से इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा अच्छी चीजें हमारे आसपास में मौजूद है, लेकिन हम उन्हें आंख बंद करके बैठे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं उनको। आई थिंक आपने जो बात कही ये इट्स अ बिग लेसन टू एवरीबॉडी। आप देखिए ना आपके आसपास क्या है, नेचर क्या दे रहा है आपको, उसकी नेचर गिव्स यू इन बाउंटीफुल, उसको एंजॉय करिए, उसे लीजिए। और जैसे अभी के ट्रैवलर है जो मुसाफिर होता है, जो उसको रास्ते में मिलता है उसको लेके चलता है, उसे ग्रहण करता है, जो साइट्स मिलती है उसको भी ग्रहण करता है, जो भोजन मिलता है उसे भी ग्रहण करता है। तो हमें मुसाफिर वाला अगर एक हम अपना एटीट्यूड रखते हैं, सो आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू आवर वे ऑफ लाइफ। और एसेंशियलिज्म एंड मिनिमलिज्म इन terms of eating as well as in terms of possessing things, आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों एक ही टॉकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव वी आर टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप हमें ज़रूरत है कि हम बार बार इस किस्म के विषय पर चर्चा करते रहें, ताकि जो आप जो कह रहे थे ना कि मनुष्य नहीं करता, बाकी सब जानवर तो ऐसा करते हैं। शायद इवोल्यूशन की प्रोसेस में, जिसमें हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मिली, कॉग्निटिव एबिलिटी मिली, उसकी वजह से हमने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने खराब भी कर दी, हम नेचर से दूर चले गए। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू गेट बैक टू नेचर। जितने प्रकृति के करीब आ सकेंगे उतना शायद हम जो भूल कर बैठे थे उसको ठीक कर सकेंगे। Thank you very much, Dr. Vikram. I'm quite impressed. I'm so delighted you enjoyed the discussion. ये मेरे मन की बात मैंने कही, जिन बातों पर मैं हमेशा चिंतन करते रहता हूँ, उनका चिंतन मैंने मेरी जो वैखरी वाणी है उससे किया। तो क्या होता, अभी देखिए मेरे सामने तो ये टीवी स्क्रीन है, केवल मेरे सामने कोई बैठा नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही मुझे सुन रहे हो, आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है या फोन स्क्रीन है या फोन से आवाज आ रही है, इसी से ये सब ग्रहण हो रहा है। तो मेरे मन में जो विचार आते हैं, जिन विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, उन विचारों को मैंने केवल व्यक्त किया और कुछ नहीं। ये मेरे मन के विचार हैं, मतलब दीज आर माई डीप थॉट्स दैट आई कीप कॉन्टेम्पलेटिंग ऑल द टाइम। और किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो मुझ तक और मुझ पर आकर के वो खत्म होता है। एनी एंड एवरी क्वेश्चन विल अल्टीमेटली कम बैक टू माई सेल्फ। इफ यू लुक एट एनी cause and effect, the original cause is me. Okay, if I am not there, nothing is there. ये किसी भी विषय का अगर आप सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो आप वहीं पहुंचोगे। अगर आप इकोनॉमिक्स को लेकर के पहुंचोगे, आप केमिस्ट्री को लेकर के पहुंचोगे, या बायोलॉजी को लेकर के पहुंचोगे, एनवायरमेंटल साइंस को लेकर के पहुंचोगे। आई स्टडीड chemistry, chemical engineering in my undergraduate and masters, and then I did my PhD in environmental engineering. तो मैंने केमिस्ट्री का और ये पर्यावरण का जो शास्त्र है, इसका अभ्यास किया है। और ये अभ्यास करते करते मैं अपने आप तक पहुंचा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ थोड़ी एक कहानी, अच्छा लगेगा आपको। कि पर्यावरण शास्त्रज्ञ या एनवायरमेंटल इंजीनियर या एनवायरमेंटलिस्ट, इसका क्या कर्तव्य है? व्हाट इज द प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रोफेशनल? टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, है ना? तो क्लीन अप द एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है? एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आकाश जो है वो प्रदूषित नहीं होता। आकाश शुद्ध और अशुद्ध दोनों को आधार देता है। आकाश में प्रकाश भी होता है, अंधेरा भी होता है। आकाश पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो द स्काई इज फंडामेंटली प्योर, उसको क्लीन करने की कोई आवश्यकता नहीं।
बाकी 4 एलिमेंट्स को क्लीन करो, है ना। तो पृथ्वी तत्व को जल तत्व से शुद्ध किया जाता है। हमारे घर में हम अगर हमारे बर्तन गंदे होते हैं तो हम उसको पानी से साफ करते हैं, ठीक है। जल तत्व को अग्नि तत्व शुद्ध करता है, यानी बर्तन धोकर के हमने उसको रैक पर रख दिया तो जो एम्बियंट हीट है वो पानी को सुखा देती है, ठीक है, यानी द वाटर एलिमेंट गॉट प्यूरिफाइड। या फिर हम पानी को उबालते हैं तो पानी शुद्ध होता है, isn't it? यानी जल तत्व को अग्नि तत्व शुद्ध करता है। अभी अग्नि को क्या करेंगे, अग्नि से जो प्रदूषण होता है, जो धुआं निकलता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए वायु तत्व चाहिए। हवा ने दो, अगर कहीं प्रदूषित हो गया है कोई परिसर तो उसमें अगर क्लीन हवा आ जाती है तो ये सारा शुद्ध हो जाता है। अच्छा, वायु अगर अशुद्ध हो गई है, इफ देयर इज एयर पोल्यूशन, फिर क्या होगा? फिर उस वायु को वहां से हटा दो और आकाश को प्रस्थापित करो। आकाश तो है ही वहां पे, वायु को हटा दो तो फिर वो शुद्ध हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि द मोर ग्रोस एलिमेंट इज क्लीन्ड अप बाय द मोर सटल एलिमेंट, ठीक है। और हम जो हैं ये पांचों को ग्रहण करते हैं, पांचों का हमें अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आकाश तत्व का जो अनुभव होता है वो शब्द के माध्यम से होता है। शब्द जो है ये आकाश में से प्रवाहित होती है। स्पर्श हमें वायु से अनुभव होता है, यानी हवा से हमें स्पर्श होता है। दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, लेकिन स्पर्श हो रहा है। तीसरा जो है रूप, जो अग्नि का स्वरूप है। द फायर एलिमेंट विल गिव राइज टू अ शेप, रूप। Unless there is the fire element, you cannot really perceive shape. अगर देखिए मेरा चेहरा अगर आप अपने I can see that Vikram sir has accidentally left the meeting, and I'm sure he is fixing up his network issue and coming back shortly. मैं तब तक अविनाश मुले जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनके थॉट्स इस टॉपिक पे व्यक्त करें। Thank you very much, Abhi Ghosh sir. In fact, I said that I become thoughtless when I hear the speech of Dr. Patarkine, because everything he tells us is really goes to the head, it goes to the heart, and I am following him. I'm following his speeches, I'm following his diet, and I'm feeling young and young day by day. Can I switch it on my video also? Yes, sir. Please, and introduce yourself, sir, and let us know about your experiences following Dr. Patarkine also. I'm Colonel Mulay, retired from Army. I joined Army in 78, born and brought up in Nagpur. Studied in Patwardhan School, then Dhanampet College, and then joined Army. Served 37 years and presently in US, stuck because of Corona here. However, trying to come back to India because the India is the best I found. America I didn't like, and the things are different here. Anyway. My experience with Patarkine is I can't explain it in words, but I am the follower of him. I had recently, I was also overweight. I lost 6 pounds in about a month or so, but I'm not feeling, that loss of weight, the after effects of the loss of weight. I'm not feeling. I'm feeling energetic. Like another thing I want to tell you, that eat when you are hungry, drink when you are thirsty, sleep when you are about to sleep, so that you don't waste your time. I am following the same thing. I am following the same conditions here. So I sleep 4-5 hours in a day, 5 to 6 hours. Whenever I feel sleepy, I sleep. I go to the bed. Otherwise, I am up and doing something. Reading, listening, WhatsApp, and talking. That I do.
So hope he has yet to join now. So, so one should, you know, go towards the spirituality. What I'm aiming at, the power of spirituality or power of divine, if you have in you, there is nothing like that. You're at peace with yourself. So that's all I want to tell you about my journey. And once I come to Nagpur, we'll get involved in the plantation drive. I got some people all over India who can also take on the task of creating urban jungles. That's all I want to tell you. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak here. Thank you very much. Thank you, Colonel Avinash Mulay sir, and thank you for the support. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे कि आपने विक्रम सर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपका खुद का लाइफ डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी इस मीटिंग में लक्ष्मी मालेवार जी को, शी हैड अ फ्यू थिंग्स टू आस्क सर। Although sir is not present here, I will still ask her to go ahead with the questions, and I will request the other speakers here to try and answer her question. Lakshmi ji, are you there? कपिल भाई कुछ बोलना चाहते हैं। कपिल भाई आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को और बोलिए। हाँ कपिल जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका नेटवर्क थोड़ा देखिए, बोलिए सर। मुझे लगता है कपिल भाई इज फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज एंड Kapil bhai can type his question. yes कपिल बोलो। हेलो Question. भाई। Okay. हेलो हेलो हाँ ओके, यस सर, वी कैन सी यू एंड लिसन टू यू, बोलिए सर। हेलो अभी भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। और मुझे पता तो नहीं यार डिस्कशन का टॉपिक क्या है, लेकिन चलो आज ज्वाइन हुआ मैं सिर्फ कपिल काड़े परतवाड़ा में रहता हूँ, मेलघाट के बीच में, और मेलघाट एक्सप्लोर करता हूँ। कपिल भाई आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि आज का टॉपिक भी यही है। और हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि हाउ टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। और मैं देख रहा हूँ कि विक्रम सर ज्वाइन कर चुके हैं मीटिंग में वापस। एंड विक्रम सर, आपके एब्सेंस में अविनाश मुले सर ने आपको फॉलो करते हुए कैसे उनके लाइफ इम्प्रूव हुए इसके ये उदाहरण दिए। और अभी आपके सामने कपिल काले जी आ गए हैं मेलघाट से आपके साथ बातचीत करने के लिए। कपिल जी ओवर। चलिए, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। तो कपिल सर एक्चुअली अभी ज्वाइन किए हैं एंड ही इज एन एक्सप्लोरर बेस्ड इन मेलघाट। मेरी उनसे मुलाकात मेलघाट में एक नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग कैंप के दौरान हुई थी। और वो भी आउटडोर बहुत पसंद करते हैं। कपिल जी के सवाल जो एक दो रहते हैं हमेशा, वो है कि बाहर अगर ट्रैक पे जाए तो हम लोग खाना क्या ये लेके जाए, या तो फिर फ्रॉम द नेचर क्या क्या चीजें ये लेके, हाउ टू ईट नेचुरल फूड्स ड्यूरिंग ट्रैक्स। ओके, सो उसका उत्तर ये है कि जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ किसी रेस्टोरेंट में ना जाएं, वहाँ पे जो सब्जी बाजार होता है या फल का बाजार होता है उसमें जाएं और फल ले लीजिए, और जो नट्स वगैरह होते हैं ना, ड्राई फ्रूट, वो ले लीजिए। मैं पीनट्स जो होते हैं ना, मूंगफली का दाना, हाँ उसको मैं रात को किसी कप में या किसी ग्लास में भिगो के रखता हूँ।
इवन Okay. व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, और फिर Okay. सुबह वो सोप हो जाता है अच्छी तरह से। तो जितनी मेरी भूख है उतना ही भिगाना है, मे बी 1 कटोरी छोटा सा, वो 1 मुट्ठी, बस 1 मुट्ठी अगर आप उसको भिगो के रखोगे तो सुबह उठते तक वो फूल करके 2 मुट्ठी हो जाएगा। उसको अगर आप खाओगे और कुछ फल खा लोगे तो आपको दिन भर चलेगा। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू ट्रैवल, इज हाउ आई फील। तो हमको खाना अपने साथ कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन सर हम जब मेलघाट घूमते हैं तो मेलघाट में रेस्टोरेंट तो मिलते ही नहीं है, और वहाँ पर लोकल फूड भी नहीं है। और ऐसा है कि अगर मेलघाट घूमने का तो पूरा दिन जाता है, मतलब तुम ऐसा नहीं 1 घंटे में जाके 2 घंटे में वो रिटर्न आ सकते हैं। अगर तुम सवेरे के तो डायरेक्ट रात में ही घर पे आ सकते हैं। तो मीनवाइल तो भूख तो लगती है अपने को। और मेलघाट का इशू लेके जाओ साथ में, है, सॉरी सर, ड्राई फ्रूट लेके जाओ, उसको हमारे यहाँ ट्रेल मिक्स कहते हैं हम लोग। ओके ड्राई फ्रूट का अगर एक आधा किलो भी लेके गए ना, आधा किलो की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कम भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें एनर्जी जो होती है ना। ओके कोई जो बीज होता है, किसी भी फल का जो बीज होता है, उस बीज में ये शक्ति होती है कि उसमें से पूरा वृक्ष आगे आ सकता है। ओके उसके अंदर जो प्रोटीन और जो फैटी एसिड वगैरह होते हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, और बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है वो। तो उसको लेके जाएं आप। अगर सीड्स लेके जाएंगे ना साथ में, यानी मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, any kind of dry fruit which you can carry with you, so that will give you the best nutrition while you are on a trek. थैंक Okay, यू sir. सो मच, थैंक यू सो मच कपिल भाई। आप जो है अभी इतने में कौन सा ट्रैक करके आए, और वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस आया आपको? अभी लास्ट ट्रेकिंग मेरा था जहाँ से धारखोरा धबधबे का नाम सुने होंगे आपने। ये कहाँ? धारखोरा वाटरफॉल, मेलघाट में। मेलघाट में धारखोरा वाटरफॉल है। लेकिन मैंने नया इन्वेंशन किया, वो कहाँ से गिरता है, शुरू कहाँ से होता है, मतलब वो उसका पता लगाया मैंने। वेरी गुड। और अभी भी मेलघाट में ही हूँ मैं अभी भी। अभी कहाँ से आपसे बात कर रहे हैं? अभी अपन एक बार आपको यहाँ लेके नहीं गया था कि मैं अपन हत्ती घाट गए थे अपन, हाँ अनिल बंजी आए थे, अपन हत्ती घाट गए थे, जी, वहां पर हूँ अभी मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम लोग हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं, और लक्ष्मी मालेवार जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। उनके कुछ प्रश्न थे, वो विक्रम सर से आगे करें। कपिल भाई, आपका वीडियो कैमरा और माइक ऑफ कर दीजिए अभी। Hello, Vikram sir. Am I audible? Yes, Lakshmi ji, you are audible. Vikram sir has again left the meeting. Okay. I will ask my question later on. हाँ, sir is here. Sir is Sir again is back here. कपिल भाई, आपका माइक ऑफ कर दीजिए, ये ऑडियो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। कपिल पहले प्लीज म्यूट योर माइक। वो भी देख रहा हूँ सर, हो गया क्या सर? हाँ नहीं सर, आपका वीडियो भी चालू है, ऑडियो भी ये चालू है, दोनों बंद कर दीजिए। और लक्ष्मी जी, आप प्रश्न पूछिए। Hello, Vikram sir. Very Namaste. nice explanation by you of nature composition in like a chemical form. And actually, I'm from law background, and I have done my LLM in environmental law from Nagpur University, sir. But I want to ask you one very मराठीत विचारला प्रश्न तरी चालेल. हा सर, माझा प्रश्न हा आहे की आता जसं आपण म्हणालात की हे जे नेचर कंपोजिशन आहे त्याच्यामध्ये जर कोणी टॅम्परिंग करत असेल तर एक प्रकारे तो म्हणजे प्रकृतीसोबत एक लाईक बलात्कार म्हणून आहे. तर मला असं हो सर, मला असं म्हणायचं आहे की आता जे लोक किंवा जे कोणी इन्व्हॉल्व आहेत त्या टॅम्परिंग मध्ये, इन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड जे प्रकृतीचे जे कंपोजिशन आहे त्याच्यामध्ये जे टॅम्परिंग करतात त्यांना आपण कसं टॅकल करायला पाहिजे? कारण की ज्या पद्धतीने तुम्ही नेचरचं कंपोजिशन सांगितलं आपल्या स्पिरिच्युअल मॅनर मध्ये, हे कंपोजिशन फार कमी लोकांना म्हणजे माहिती आहे की नेचरचं कंपोजिशन, आणि त्याच्यामुळे आजकाल ऍक्च्युली इन सोसायटी वी फेस सर्टन प्रॉब्लेम्स ऑफ व्हेराईट काइंड्स ऑफ डिव्हिजन्स टू. तर आपलं जो मेन मूळ उद्देश असतो प्रकृती संरक्षण किंवा एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन,
याच्यापासून आपण फार लांब जातोय. तर हाऊ टू टॅकल विथ दोज पीपल दोज हू टॅम्पर विथ दिस कंपोजिशन्स ऑफ ह्युमन नेचर किंवा नॅचरल इन्व्हायरमेंट. ठीक आहे, चांगला प्रश्न आहे हा. मगाशी मी जेव्हा डिस्कनेक्ट झालो ना, आमच्या इथे मला असं वाटतं इंटरनेटचा काहीतरी इश्यू आला होता माझ्या इथे. येस. आश्चर्यकारक. अमेरिकेत पण होतं असं कधी कधी. एनिवे लक्ष्मी, यू कॅन गो बॅक ऑन म्यूट, म्हणजे मग डिस्टर्बन्स येणार नाही. तर मी जो मगाशी विषय सांगत होतो तो पूर्ण करतो, म्हणजे मग त्याच्यामध्ये याचं उत्तर कदाचित मिळेल. तर लक्ष्मी, कॅन यू प्लीज म्यूट यू सेल्फ? येस सर, येस. हां, माईक ऑफ करून टाक. तर I was telling that the more subtle element will clean up the more gross element. ऐसा करते करते हम जब ये सोचते हैं कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ और मैं प्रकृति को शुद्ध करने के लिए मेरा प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, तो एक उदाहरण दें कि अगर मुझे मेरा घर स्वच्छ करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ और मैं एक झाड़ू ले आता हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लीन माई हाउस, सो देयरफॉर आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय ए ब्रूम एंड देन आई ट्राई टू क्लीन माई हाउस. ये है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बराबर. लेकिन इफ द ब्रूम इटसेल्फ इज डर्टी, अगर झाड़ू गंदा है तो क्या होगा, मेरा जो मकान है वो साफ होने के बजाय और गंदा हो जाएगा. सो इफ द ब्रूम विथ विच वी आर ट्राइंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट, इफ दैट ब्रूम इटसेल्फ इज डर्टी, then the environment will not get cleaned, the environment will become dirtier. तो अगर मैं एज एन एनवायरमेंटल प्रोफेशनल बाहर जाकर के एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखना आवश्यक नहीं है क्या कि मैं खुद क्लीन हूँ या नाही हूँ. प्रत्येक व्यक्तीने समाजामध्ये जाऊन कुठल्याही प्रकारचं काम करण्यापूर्वी हे बघणं आवश्यक नाही आहे का की मी स्वतः स्वच्छ आहे किंवा नाही. नाहीतर काय होईल की माझ्यामधली जी घाण आहे ती समाजामध्ये सगळीकडे मी पसरवेन. लक्षात आलं? सो इफ आय एम ट्राइंग टू डू एनी सोशल वर्क, if I am trying to do anything in the society, unless I am clean from within myself, I will not be able to do anything in the society that will clean up the society or that will spread cleanliness. The only thing I will spread in the society is what I am or who I am. माझ्या खिशामध्ये जर पीनट्स असले तर मी चॉकलेट नाही देऊ शकत. I can only distribute what I have in my pocket. If I have peanuts in my pocket, I cannot distribute chocolates. Therefore, regardless of what I am doing, whether I am an environmental engineer, whether I am a lawyer, whether I am a doctor, or whether I am a politician, before I go do anything in the society, I need to make sure that I am clean from within. When it is my experience that when we clean up the inner environment, जब मैं मेरे शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व है उसको मैं जब शुद्ध करता हूँ, तब मुझे मेरे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें शुद्धता और पवित्रता ही प्रतीत होती है. सो इफ आई क्लीन माई सेल्फ अप, देन I see nature, I see the environment as clean, and in fact, because in the last 6 months we have been compelled by Mother Nature not to indulge in any unnecessary activities. अनावश्यक उद्योग आपण गेल्या 6 महिन्यात बंद केले. अनावश्यक चीजों को हमने तैयार करना, उसका उत्पादन करना हमने छोड़ दिया, हमने बंद कर दिया. उसके कारण पर्यावरण की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हुई. सो द एनवायरमेंटल क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड indulging
in unnecessary activities, non-essential activities. What is nature trying to teach us through this episode? Nature is trying to teach us that we should engage only in those activities that are truly essential, that are truly necessary, and only to the extent they are necessary. Only then the environment will remain clean. Otherwise, what will happen? We will indulge, we will try to consume more than necessary, we will try to hoard more than necessary, and then the environment will become unclean because we are unnecessarily creating those things that the environment is unable to assimilate. कसं झालं पहा लक्ष्मी, let me take this further deeper inside us. हे का होतं? Why do we indulge? Why do we consume more than necessary? We do this because we have assumed mistakenly that if I do not consume this, if I do not possess this, if I do not get this, then I will be unhappy. And if I get this, if I consume this, if I collect this, then I will be happy. This is the assumption. On the basis of this assumption, our life is constructed. मेरा जीवन इच्छा पूर्ति पर ही तो आधारित है. मैंने ऐसी कल्पना कर ली कि मैं किसी तरह से अपूर्ण हूं. मैंने अपने आप में अपूर्णता कल्पना कर ली. मैं अपूर्ण हूं इसकी मैंने कल्पना की. I have imagined that I am incomplete in some manner. यानी क्या है कि देखो, ये मेरे पास एक फोन है. जब तक ये फोन मेरे पास नहीं था तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये फोन नहीं है मेरे पास तो मैं इस फोन के बिना अपूर्ण हूं. ऐसा मुझे लगता था. इसलिए मैंने क्या किया, मैं दुकान में जाकर के मैंने इस फोन को खरीदा. अभी क्या हो गया, अभी ये फोन मेरा हो गया. अभी ये फोन मेरा है इसलिए मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं क्योंकि ये मेरा है. इट इज ऑलरेडी माइन. So desire happens when there is a sense of incompleteness without that thing. जिसकी मुझे इच्छा हो रही है उस वस्तु के बिना मैं अपूर्ण हूँ ऐसा मैंने समझ लिया है. तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ. वो वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तब उस वस्तु के प्रति जो मेरे मन में इच्छा थी वो समाप्त हो गई. ठीक है, लेकिन इसके प्रति इच्छा समाप्त हो गई, लेकिन दूसरे वस्तु के प्रति इच्छा है ना मेरे मन में. जब तक मेरे मन में इच्छा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट X, that object X will change. But as long as there is a desire for that object in my mind, because I have assumed that without that object, in some way I am incomplete. Until I am in that mindset, मेरे मन से इच्छा निवृत्ति नहीं हो सकती. पर मेरा जो मूल स्वरूप है वो क्या है, मुझे जब इच्छा नहीं होती है मेरे मन में तब मैं संतुष्ट हूँ. When I have no desire in my mind, I am happy. That is my original nature. ये समझो. When I am happy, when am I happy? I am happy only when I have no desire in my mind. क्योंकि जब मेरे मन में किसी प्रकार की किसी वस्तु की इच्छा होती है तब मेरे मन में एजिटेशन होता है. और उस एजिटेशन को खत्म करने के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने अगर इस वस्तु को प्राप्त कर लिया जिस वस्तु की मेरे मन में इच्छा है तब मैं शांत हो जाऊंगा. तो उस वस्तु के प्रति या उस वस्तु के दृष्टिकोण से रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट आई एम सेटिस्फाइड. बट एम आई फुली सेटिस्फाइड? नो, बिकॉज आई हैव ए डिजायर फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स. अगर मेरे पास वो पहले ना वो ऐसा फ्लिप फोन आता था, वो फ्लिप फोन चला गया, फिर वो स्मार्टफोन आ गया, और वो स्मार्टफोन आ गया उसमें भी फिर वो ब्लैकबेरी आ गई, और फिर उसमें आईफोन आ गया, और फिर आईफोन में वो लेटेस्ट मॉडल आ गया. ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये एक इच्छा मेरी पूरी हुई तो मैं संतुष्ट हो गया. ऐसा नहीं होता है.
जब तक मैंने अपने आप को अपूर्ण मान लिया है, अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, सी नॉट ओनली इनकम्प्लीटनेस बट ऑल्सो ए सेंस ऑफ अदरनेस, ये दो चीज है डिजायर के पीछे, समझे? सो अंटिल आई हैव दिस सेंस ऑफ अदरनेस एंड इनकम्प्लीटनेस, मेरे मन में इच्छाएं आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, और तब तक मैं वो इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते ही रहूंगा, करते ही रहूंगा, करते ही रहूंगा। और इच्छाओं को पूर्ण करना असंभव है। It is impossible to fulfill all our desires because desires are infinite. Desires are based only on our imagination, and our imagination is infinite. Okay, whereas our capability to fulfill those desires is finite. तो हमारे नाना जी जो थे M.J. कानेटकर, उन्होंने एक इक्वेशन लिखा था ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? Happiness is equal to the things you have divided by the things you would like to have. समझ में आया इक्वेशन? What I have divided by what I would like to have. So what I have is directly proportional to my ability, and what I would like to have is dependent upon my imagination, which has no bounds. It is infinite. मुझे क्या चाहिए इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, कुछ भी कल्पना कर सकता हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, मैंने इमेजिन तो कर लिया, लेकिन मैं बन सकता हूँ कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मेरे मन में तो इच्छा हजार होंगी, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मेरी जो क्षमता है वो तो सीमित है ना। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे और इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव। दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू। प्रॉब्लम क्या होता है कि आवर न्यूमरेटर कैन इंक्रीज ओनली इन प्रोपोर्शन विथ आवर कैपेबिलिटी, बट आवर डिनोमिनेटर कीप्स इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू आवर इमेजिनेशन। इसलिए वो इक्वेशन जो होता है ना, वो हमेशा उसका आंसर जीरो आता है, क्योंकि दिस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इंफिनिटी एंड द न्यूमरेटर कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। एज लॉन्ग एज द डिनोमिनेटर इज इंफिनिटी, द आंसर टू दिस इक्वेशन और द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी जीरो। हैप्पीनेस विल ऑलवेज बी जीरो। तो जब तक मेरे मन में इच्छा है तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। ये है इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, या उसको हमारी जो कैपेबिलिटी है उसी प्रकार से वो होगा, होने दो। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसको तो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ ना। तो हमारे जो बंधु थे अभी पहले आए थे, उन्होंने हमको बताया कि वी शुड ट्राई टू लिव इसेंशियलिज्म और मिनिमलिज्म, इसके बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, तो वी शुड लिव आवर लाइफ ओनली to the extent it is essential. Our material life should be only limited to those things that are essential, and our spiritual life or our inside should always work on decreasing the desires. जो मेरे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको मैंने हमेशा कम करना चाहिए। तो ये इच्छाएं कम कैसी होती है उसका मैं आपको गणित बताता हूँ। ये हमारे शास्त्रों में या हमारे गीता में बड़ी अच्छी तरह से उसको समझाया है हमको। ठीक है, तो दो प्रकार से हो सकता है, एक भक्ति से हो सकता है या फिर ज्ञान से हो सकता है। भक्ति में क्या होता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताम मागधः कस्य स्विद्धनम, ऐसा ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ये सारा विश्व जो है ये ईशावास्य है, मतलब ये ईश्वर का बनाया हुआ है या ईश्वर का इसमें वास है। सो द होल क्रिएशन इज परवेडेड बाय ईश्वर या डिवाइन प्रिंसिपल। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो इन दैट, मैं भी उसी का एक भाग हूं। आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, इज इट नॉट? दिस होल क्रिएशन इज परवेडेड बाय द सेम डिवाइन प्रिंसिपल। मैं जब इस प्रकार से प्रकृति को देखना शुरू करता हूँ
तो प्रकृति के बारे में मेरे मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है और मैं उसमें से अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है भक्ति से। और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो दिखाई दे रहा है वो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो नहीं। 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं कि नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसका अर्थ ये है कि नरूपम अस्य इह, ये जगत जो जैसा मुझे दिख रहा है वो वैसा नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई प्रतिष्ठा है। इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड एंड नो एग्जिस्टेंस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम, ये अश्वत्थ मतलब ये आज अभी जैसा दिख रहा है वैसा कल नहीं दिखाई देगा। ही जी सृष्टी आहे ना लक्ष्मी, ही प्रत्येक क्षणी बदलते आहे। जो ऍटम आपण म्हटलं होतं की नाही, त्या ऍटम मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इतक्या द्रुतगतीने फिरत असतात त्या न्यूक्लियसच्या भोवती की समजा आपण एखाद्या केमिस्टला किंवा एखाद्या फिजिसिस्टला जर विचारलं की एखादा इलेक्ट्रॉन एखाद्या क्षणी कुठे आहे, तर तो म्हणेल की हा इलेक्ट्रॉन ह्या क्षणी इथे असण्याची शक्यता आहे। हा इलेक्ट्रॉन या क्षणी इथे आहे हे मी दृढतापूर्वक सांगू नाही शकत। म्हणजे काय आहे की ही सृष्टी आपल्याला जी दिसते, आपल्या इंद्रियांनी आपल्याला जी अनुभवायला येते, ती सृष्टी क्षणोक्षणी बदलते। दी होल क्रिएशन इज चेंजिंग फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, राईट। परंतु मी स्वतः जो आहे किंवा माझी जी माझ्या असण्याबद्दलची जाणीव आहे ती तर स्थिर आहे ना। म्हणजे जी लक्ष्मी शाळेमध्ये कुठल्या शाळेत गेली मला माहित नाही, पण त्या शाळेतली मुलगी नंतर मग हायस्कूलला गेली, नंतर मग लॉ कॉलेजमध्ये जाऊन लॉ शिकली, लॉयर झाली आणि आता माझ्याशी बोलते। हिच्यामध्ये काय फरक पडलाय? ही तर तीच लक्ष्मी आहे, तिचं शरीर बदललंय। ती आधी लहान मुलगी होती, कुमारिका होती, मग युवती झाली, आता लॉयर झाली। हा बदल घडला। नागपुरात बदल घडला, नागपुरातलं ट्रॅफिक एकदम बेकार झालं असं आपण म्हणतो। नागपुरातली लोकसंख्या वाढली, हे लोक बरोबर वागत नाही, जग बदललं। ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या बदलणाऱ्या त्या बदलतातच, नेहमीच बदलतात, सारख्या बदलत असतात, ठीक आहे ना। तर त्या बदलणाऱ्या वस्तू आपण सत्य मानतो आणि जी न बदलणारी वस्तू म्हणजे मी स्वतः, तिचा कधी आपण विचारच करत नाही। तर जर आपल्याला हे कळलं की जी बदलणारी वस्तू आहे ती सारखी बदलते आणि असंग शस्त्रेन दृढेन चित्वा, म्हणजे असंगाच्या शस्त्राने ह्याचं दृढेन चित्वा म्हणजे ह्याच्यावर जोराने घाव करायचा आहे आणि ह्याचं छेदन करायचं, म्हणजे ह्याला संपवून टाकायचं। म्हणजे माझ्या मनामध्ये हे सगळं जग सत्य असण्याची जी एक भ्रांती आहे, ती भ्रांती असंग शस्त्रेन म्हणजे अनासक्तीने, असंगाने, नॉन अटॅचमेंटनी ह्याचं छेदन करायचंय, म्हणजे ह्याच्या मुळावर घाव घालायचंय आणि हा वृक्ष पाडून टाकायचा। हे सगळं काल्पनिक, हे सगळं मनातल्या मनात आहे बरं का। याच्या आधीच्या 2 श्लोकांमध्ये भगवंतांनी हे जग म्हणजे काय आहे याचं वर्णन केलेलं आहे। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तुं वेदस वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अश्वत्थमूला नाही, काय आता मी मेंटल ब्लॉक आला। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, याच्यामध्ये आपण काय करतो माहिती आहे का की आपल्या मनामध्ये एखाद्या गोष्टीची इच्छा उत्पन्न होते, मग ती वस्तू प्राप्त करण्यासाठी आपण कर्म करतो, ठीक आहे, आणि त्या कर्म बंधनात अडकतो। असं होतं, कळलं? तर जेव्हा आपण ह्या सृष्टीला, ही सगळी सृष्टी एकाच तत्वाने भरलेली आहे, ईश्वराचंच हे स्वरूप आहे, त्याचाच मी एक अंश आहे, ह्या दृष्टीने बघतो, तेव्हा त्या सृष्टीतून माझ्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू ग्रहण करण्याची किंवा तिचा भोग करण्याची माझ्या मनामध्ये इच्छा उरत नाही। तर हे सगळं आपण जे जगात बघतो ना की मला हे पाहिजे, ते पाहिजे, ते पाहिजे, मला हे पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, मी जमा करत जातो, जमा करत जातो, जमा करत जातो, कारण की मी स्वतः कोण आहे, मी स्वतः अपूर्ण आहे अशी जी माझ्या मनामधली जी भ्रांती आहे
ती मी जन्मापासून ते आतापर्यंत बाळगलेली आहे, ती भ्रांती आपल्याला स्वतःच्या मनातून पहिले दूर करायची. ती जर दूर झाली तर मग आपल्याला आपल्या मनामध्ये जो लोभ आहे किंवा आपल्या मनामध्ये जी इच्छा आहे ती येणार नाही, असं होईल ना. तर हा विचार करायचा आहे की आपण कोण आहोत, आपण अपूर्ण आहोत की पूर्ण आहोत, आपण देह आहोत की आपण त्याच्या पलीकडे काही आहोत. देह तर आपण नाही आहोत आणि देहाबद्दल आपली आसक्ती पण नाही आहे. आपण ती आसक्ती इमॅजिन केलेली. म्हणजे जी लहान मुलगी होती, शाळेत होती, लक्ष्मी, तिचा देह कुठे गेला? तो तर गेला ना. तिच्याशी तू अटॅच आहेस का आता नाही. आता जो देह आहे तो देह म्हणजे मी आहे किंवा त्याच्याशी आपण अटॅच आहोत, पण तो सारखा बदलतोय. तर बदलणाऱ्या वस्तूशी जोपर्यंत आपली अटॅचमेंट असते तोपर्यंत आपण दुःखात असतो. न बदलणाऱ्या वस्तूसोबत जेव्हा आपण अटॅच होतो तेव्हा आपल्या मनातल्या इच्छा सगळ्या चालल्या जातात आणि नंतर आपण व्यवस्थित मनुष्यासारखे राहायला लागतो, राहण्यासारखे राहत नाही, असं होतं. तर थैंक यू सो मच सर. मतलब ये तो एक अलग समझ में आया क्या, लेकिन कि बहुत ज्यादा ऊपर से गया सर. सर मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन बीच में जब आप मराठी में शिफ्ट हो गए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आप इसको एक हिंदी में बताएंगे फिर से. हाँ सर, एक स्कूल गोइंग किड के को समझने आने के लिए जो सिंप्लिसिटी चाहिए सर, उसमें आप उसमें बताऊं, एक बार चलो उसमें बताइए. बताइए. देखो, हमारे मन में इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मैंने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया, मैंने अपने आप को अन्य मान लिया है, मैंने अपने आप को भिन्न मान लिया है. ये मेरे मन की कल्पना है. मैंने क्या समझाया? सबसे पहले मैंने ये समझाया कि मैं इस सृष्टि का अभिन्न अंग हूं. मेरा जो शरीर है, ये शरीर जो है ना, ये पृथ्वी या इन पंचमहाभूतों से बना हुआ है. मेरे शरीर के अंदर पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश भी. इसी से ये शरीर बना हुआ है. मैंने ये सोच लिया, मैंने ये मान लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये शरीर मैं हूं. तो फिर मैंने क्या सोचा कि किसी तरह से इसको मैं और पूरा करूं, लेट मी एक्सपैंड. तो मैं पहले अकेला था, हाँ? फिर मैंने क्या किया, मैंने शादी कर दी. तो एक और व्यक्ति को मैंने अपने आप में जोड़ लिया. फिर क्या हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुआ. फिर मुझे एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा बच्चा चाहिए. हाँ? तो मैं हमेशा ऐसे एक्सपेंशन मोड में रहता हूँ. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को पूर्ण करना है, पूर्ण करना है, पूर्ण करना है, इसलिए मैं जोड़ते रहता हूँ. सो फर्स्ट मी, देन माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई फैमिली, माई कम्युनिटी. मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ. उसके बाद में मेरा देश, मैं मराठी बात कर रहा हूँ, सो सब मराठी बोलने वाले हैं, मैं एक्सपेंड हो गया थोड़ा. उसके बाद में मैं भारतीय हूँ और एक्सपेंड हो गया थोड़ा. फिर मैं मानव हूँ, आई एम ह्यूमन, फिर एक्सपेंड हो गया थोड़ा सा. उसके बाद में मैं जीव हूँ, फिर एक्सपेंड हो गया, या देन ऑल लाइफ फॉर्म्स. अरे उसके आगे भी जो है वो भी मैं ही हूँ. मैं स्वयं कॉस्मोलॉजी आ रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है सर. एब्सोल्युटली. हमारा जो स्वरूप है वो अनंत ही है. मैंने उसको शांत मान लिया है ना. मैंने ये सोच लिया है कि ये मैं लिमिटेड हूँ. मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं लिमिटेड हूँ. That's amazing, sir. And I'm sure this is relevant to the topic that we're discussing because Absolutely relevant. Absolutely relevant. Absolutely. And जब तक हमें ये सब चीजों की डीप इनसाइट्स नहीं आएगी, I'm really happy कि आप हमें ये सब बता रहे हैं और इतने सारे लोग एंड तक सुन रहे हैं और ये रिकॉर्ड होके कितने लोगों तक जाएगा. I'm really happy, sir. सर एक सवाल आया था सुमित जी की तरफ से. he had a technical question. I couldn't understand, so I'm inviting him to state the question to you, sir. All right, no problem. Sumit, namaste. जी नमस्ते सर. Sir, I am Sumit Singh. I am pursuing Bachelor of Physical Education from Banaras University. With this, I am also Eco Ganga trainer. मतलब इसमें हम इको गंगा ट्रेन में जो गंगा की निर्मलता
और इसकी जो अविरलता है उसके लिए हम लोग उस पर लोगों काम करते हैं। हमारी एक टीम है, इनके चेयरमैन है बीडी त्रिपाठी जो BHU के हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपना एक प्रस्ताव रखा था कि गंगा में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसी चीज पे वो बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। उसको भी मैंने इसी साल ज्वाइन किया है और हमारी टीम गंगा में के लोग, वहाँ के आसपास के लोगों को मोटिवेट करती है कि क्लीन करना है और गंगा की कितना इम्पोर्टेंस है, और उसके बारे में हम लोग जानकारी बताते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं और खुद भी वहाँ पे कई बार काम करते हैं कि साफ सफाई थोड़ा, ताकि लोग उससे मोटिवेट हों। तो सर मैं वही चाहता हूँ कि जो जैसे गंगा है वैसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी रिवर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में कृष्णा, गोदावरी, और ये केरला में कावेरी, तमिलनाडु, तो ये सब रिवर्स हमें यहाँ पर भी पॉल्यूशन की बहुत मेरे ख्याल से होते ही होगा। तो इन सब चीज चाहिए इसको और कैसे कैसे रखी है सुमित जी, आई थिंक आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है। आप एक काम करिए, आप वीडियो कैमरा ऑफ करके सिर्फ माइक ऑन करके बात करिए, तो आप ज्यादा अच्छे से हमको ऑडिबल रहेंगे। आपका जो सवाल है उसको क्लियरली एकदम पूछिए सर को। ओके सर। जी सर, मैंने अभी तक जो देखिए, मैं सुना ना बता रहा हूँ सुमित, कि बड़ा जैसे- अच्छा लगा मुझे। जी सर। हाँ बोलो। जी सर, मेरा यही सवाल है कि जैसे गंगा रिवर में भी बहुत पोल्यूशन के केस आ रहे हैं और भी इंडिया में बहुत सी रिवर्स हैं जहाँ पोल्यूशन के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो बराबर है, तो उसकी फिर अविरलता और सरलता कैसे बनानी है, उसकी सुंदर और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ टिप्स आपसे चाहिए थे, और उसकी जानकारी भी गंगा की कि आपके पास कुछ हो तो। देखो, मैंने जो कहा कि हम अभी म्यूट पे चले जाओ सुमित प्लीज, फिर पीछे से डिस्टरबेंस नहीं आएगा। हमारी जो मूल समस्या है ना, उस मूल समस्या को अगर हम समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो फिर सारी समस्याओं का निराकरण एक ही साथ हो जाएगा। ऐसा होगा। जैसा मैंने कहा कि हमारी जो मूल समस्या है वो हमारे मन में जो इच्छा है, हमारे मन में जो लोभ है, वो है हमारी मूल समस्या। और वो समस्या हमारे मन में क्यों प्रकट होती है? क्योंकि हमने अपने आप को भिन्न मान लिया। ठीक है, तो मैं जब तक अपने आप को किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से भिन्न मानता हूँ, तब तक मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में लोभ हो सकता है, या उस वस्तु पर मैं बलात्कार कर सकता हूँ। See, I will not hurt myself. Will I take a knife and cut my own hand? I will not, because that hand is a part of me. So I will not hurt whatever I consider as a part of myself. Right? When I expand this awareness to include everything that there is in this creation, then I will do nothing to hurt anything in this creation. मेरे मन से अगर ये परिच्छिन्नता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? ज्ञान से या भक्ति से। अगर मैंने ये समझ लिया कि ये सारा जो विश्व है, this entire creation is completely pervaded by the one divine principle, which is my own essential nature. In that case, I will do nothing bad to the environment. I will have no desire to consume anything more than my absolute need. सुमित, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कल दोपहर को 3 बजे मेरा दोपहर का खाना खाने के बाद मैं उठा, उसके बाद में अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं यहाँ पे। आई हैव हैड नो मोर देन 1 कप ऑफ मिल्क। 1 कप नहीं, 1 अंजुली पानी पिया था मैंने सुबह, और 1 लौंग खाई थी ये भाषण शुरू करने से पहले, क्योंकि गला सूख न जाए इसलिए। इसको कहते हैं उपवास। अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही, ये जब भाषण खत्म हो जाएगा तब जाकर मैं खाना खाऊंगा। कल
इसी समय हमारी ये डॉक्टर दीक्षित जो है, जगन्नाथ दीक्षित, उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप दिन में 2 बार खाना खाएं। हमने कहा कि आपको जब भूख लगेगी तो आप खाना खाएं। तो मुझे कल दोपहर को 3 बजे से अभी तक भूख नहीं लगी, तो मैंने खाना नहीं खाया। खाऊंगा मैं, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाना खाऊंगा। दिन में 1 बार भूख लगेगी तो 1 बार खाना खाऊं, 2 बार भूख लगेगी तो 2 बार खाना खाऊं। और अगर आप डॉक्टर अभी के जैसे या फिर हमारे जो दूसरे मित्र थे मेळघाट वाले, वो अगर दिन भर मेळघाट में जाके घूमते रहेंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा बार खाओ। Whatever your need is, to satisfy your needs, if we all live at the need level, then the creation of this earth has enough to satisfy everybody's needs. But the earth and this creation does not have enough to satisfy even one person's greed. ये है विचार, और ये कब से है? सत्ययुग से। सत्ययुग में वो याद है, वो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष था, ऐसे प्रकार के राक्षस थे। उसके बाद में द्वापर युग में कौन था? रावण, कुंभकर्ण, ऐसे लोग। फिर त्रेता युग में थे, बाद में द्वापर युग आया है। तो ये द्वापर युग में कौन थे? फिर ये कंस थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे। अभी कलयुग है, इसमें हम लोग हैं सब, दुशासन के वंशज, जो पृथ्वी को डिसरोब कर रहे हैं। महाभारत में ये प्रसंग आता है ना कि दुशासन ने वो द्रौपदी को लाया, उसका वस्त्र हरण किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो वही कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? रुकना पड़ेगा ना हमको। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस द्रौपदी को हमसे अलग मान लिया है। द्रौपदी भी मेरा ही एक भाग है, वो मेरी बहन है। जब मैं किसी स्त्री की ओर मेरी बहन है इस दृष्टि से देखता हूँ, तब मेरे मन में ये निर्भया जैसे विचार आएंगे क्या? आ ही नहीं सकते। ये मुझे समझना है। मुझे ये समझना है मनुष्य होने के नाते कि ये सृष्टि जो है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भोग्य वस्तु नहीं है। तब जाकर के ये सारे जो प्रश्न हैं, ये अपने आप गल जाएंगे। प्रॉब्लम्स विल नॉट बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम्स विल बी डिसॉल्व्ड। हमको ये सारे जगत को और अपने आप को ठीक तरह से पहचानना है। जब हम अपने आप को ठीक तरह से पहचानते हैं, तब हमको जगत का, जीवों का और ईश्वर का ठीक ठीक दर्शन होता है। इन सबको अगर हमको समझना है तो हमने केवल 20 श्लोक पढ़ने हैं गीता से, जो 15वें अध्याय में दिए हैं। इसमें जगत, जीव, ईश्वर और मैं स्वयं, इन सब का इतनी क्लैरिटी से डिस्क्रिप्शन आया है। उसको अगर समझ लेंगे हम लोग अच्छी तरह से, तो हमारा जो जीवन है वो शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, और ये पर्यावरण जो है वो भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। हमें अपने आप को पहचानना है, हमने किसी को सुधारना नहीं, हमने अपने आप को सुधारना है। थैंक यू वेरी मच विक्रम सर। सुमित, आपके क्वेश्चंस का जो सर ने आंसर दिया है उसका एक बहुत गहरा अर्थ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, and if you have not understood it, I have shared Vikram sir's number in the chat and you can definitely take up this discussion with him after the session. मैं अभी सभी लोगों को घड़ी के तरफ एक ध्यान देने बोलूँगा, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इंडिया में और 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है, तो हमारे पास 10 मिनट तो है, और भी किसी को अगर कुछ बोलना है तो। और राजेश सबनिस जी भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, मैं देख रहा हूँ। राजेश सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डू यू वांट टू give your thoughts on this subject? Good evening.
नमस्ते. नमस्कार सर. विक्रम सरांनी ज्या सुट्या आणि सूचक शब्दामध्ये जे समजवलं, म्हणजे जसं एक गंगेचं पाणी जर वाहत जातं खळखळत आणि निर्भय, ज्या प्रकारे तुम्ही प्रत्येक विषयाचा एक मांडणी जी केली, तर हॅट्स ऑफ. म्हणजे मी याच्या अगोदर डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, नंतर मग विलासजी काळे आणि नंतर तुम्हाला मी ऐकलं. व्हेरी हॅट्स ऑफ. अभी बहुत बहुत धन्यवाद की आपने सर्व आए. थँक्यू. आणि माझी अशी इच्छा राहील की आपल्याला म्हणजे सारखं ऐकावं, कारण की आपला अभ्यास आणि आपलं जे ज्ञान तुम्ही तुमच्याकडे जे एकत्रित केलेलं आहे, तर या पॅनलवरती, या प्लॅटफॉर्मवरती खूप लोकांना खूप जास्ती फायदा होईल. आणि आपण जर आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा जरी मोटिवेट केलं किंवा कोणत्या विषयावरती जर बोलला, तर मला वाटतं की आजच्या यंग जनरेशनला खूप फायदा होईल. सर खूप खूप धन्यवाद, कारण की इतकं सुटो आणि सुजक शब्दामध्ये एवढी म्हणजे सरळ भाषेत समजवलं तुम्ही, तो खूपच मस्त. मला फार आनंद आहे की तुम्हाला हे सगळं आवडलं. मला ज्या गोष्टी समजल्या किंवा ज्या आतून जाणवतात, त्या गोष्टी मी जितक्या सहज, सोप्या, साध्या शब्दांमध्ये समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करू शकतो तो मी केलेला आहे. आणि याचा जर कोणाला उपयोग होत असेल तर फार चांगली गोष्ट आहे. याचा कोणाला उपयोग होतोय किंवा नाही मला माहित नाही, पण मला खूप उपयोग होतो, कारण की माझी क्लॅरिटी वाढते ना. त्यामुळे मला काय वाटतं माहिती आहे का, की एखाद्या विषयावर बोलण्याऐवजी आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन्स घेऊ शकतो. म्हणजे आपल्या मनामध्ये जे प्रश्न उद्भवतात त्या प्रश्नांना या दृष्टीने, म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने किंवा गीतेच्या दृष्टीने किंवा वेदांताच्या दृष्टीने मला काय अनुभव येतो किंवा मला काय अनुभव आलेला आहे, त्या अनुभवाच्या आधाराने समजा मी उत्तर देऊ शकलो किंवा जर लोकांना ऐकण्याची इच्छा असली तर मला इथे यायला आवडेल. सर ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है राजेश सर. और विक्रम सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इफ यू कैन गिव अस अ टाइम एज पर योर कन्वीनियंस, देन अभी आपने जो चीज़ सजेस्ट किया है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर द पीपल इन माय सर्कल, एट लीस्ट इन नागपुर. एंड आई एम Absolutely no problem. that is the need of the hour everywhere. So we will definitely design a series in such a way that a lot of unanswered questions that people might be moving with can be asked on our forums, and you can answer them, sir. आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम सर आपको, और हमारे सभी लिसनर्स को जो गूगल मीट पे हमें ज्वाइन किए हैं, and all our listeners on Facebook who are watching this live or will watch this recording later in future. I want to thank all of you for taking out time for being present in this wonderful session. Today, the topic that we discussed was how to live in harmony with nature. And after almost 2 hours of discussions and listening to Vikram sir, we have realized that it is us and it is the greed that we are having, which is making us have more needs than wants. Let me put it that way. And if we are able to control our needs and if we are able to limit our lives to a minimalistic life in which only the wants get fulfilled, then I think that is the final solution for eternal happiness. I mean, as I have figured it out, sir. Thank you so much. उसको नीड्स और वांट्स को स्विच कर लो, क्योंकि वांट्स तो हमारी इन्फिनिट हो सकती हैं लेकिन नीड्स आर लिमिटेड. तो हम लोग नीड लेवल पे रहना चाहिए, वांट लेवल पे नहीं रहना चाहिए. So we should live only on the need level. So whatever we need, in fact, every organism will get whatever they need. In fact, the organism will not even appear in the environment unless whatever is needed for that organism's survival and propagation exists. अन्नात् भवन्ति भूतानि. अन्न पहले आता है, बाद में भूत आता है. Unless the environment is conducive for the appearance and sustenance of a certain organism, that organism does not even appear in an environment.
ऐसा होता है। तो हमारे पृथ्वी पर इस विश्व में हमारे आवश्यकता के लिए जो वस्तु चाहिए वो पहले ही उपलब्ध होती है। यानी बच्चे का जन्म होता है उससे पहले उस माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, ऐसा होता है। So we need to understand this. We need to understand these principles. The fundamental principle, take away message from today's talk. Never consume more than necessary of anything. Because if you consume more than necessary of anything, that is absolutely not good for others. ठीक है? What I am telling you, or what Gita tells us, that consuming more than necessary is not good even for me. ये समझ में आना चाहिए। ये जब समझ में आता है ना तो बढ़िया चलता है सब कुछ। सो व्हेन आई एम कंट्रोलिंग माय ओन डिजायर्स, व्हेन आई एम कंज्यूमिंग ओनली व्हाट आई नीड, देन योर नीड्स आर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड। हर प्राणी ये करता है, मनुष्य प्राणी को छोड़ देता है। तो मनुष्य ने अगर सही ढंग से प्राणी की तरह अपना जीवन जीने की का प्रयत्न किया, इवन दैट इज सफिशिएंट। फिर जाके हम देखेंगे मनुष्य ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया आपने आज सभी के लिए। It has been a pleasure. Thank you for inviting me here, and I'll be glad to come back. We will decide when to come back. I would finally want to thank the person who introduced me to Vikram sir, Nanda Patil madam from Jalgaon, whom I have never met, but she keeps on guiding me. A big thanks to her also. And She is my adopted sister. awesome, that's great. And I would like to inform everybody that Groville Foundation is a voluntary youth organization. We are based out of Nagpur, and we have got a very simple plan of action to start living it with harmony with nature. And we have got a simple plan to grow 1 lakh urban jungles by involving all the people who are slowly but surely getting connected to us day by day. And we need the help of everybody. There are a lot of things that are required to reach this goal of 1 lakh urban jungles. And I request you to connect with me on the WhatsApp number, which we will share, and let us know how you can help us in realizing our dream. Thank you so much. All the best in your endeavors. Thank you so much, विक्रम सर। आपका गाइडेंस लगता रहेगा और हमें पता है आप हमें गाइड करते रहोगे सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। This meeting is over now. It is 2 minutes to 9 o'clock, and we can all leave. Thank you for being here Good night. today.